गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में जो मैंने पीछे 3-4 केसेस डिस्कस किए हैं वो रिट पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर है, और आज का भी जो केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो रिट पिटीशन को लेकर ही है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स के असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर असेसमेंट ऑर्डर इतना इलीगली पास किया जाता है कि यदि एसएससी अपने नॉर्मल कोर्स से उसको फॉलो अप करेगा तो एक एसएससी को करीबन 30 से 40 साल जो है उस केस को लड़ने में लग जाएंगे। तो यदि हम रिट की मेंटेनेबिलिटी के प्रोविज़न्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम एक विशियस सर्कल ऑफ लिटिगेशन से बाहर निकल सकते हैं। यदि हम रिट को मेंटेन करने के लिए जिन प्रोविज़न्स की ज़रूरत है, जिन कंडीशंस में हमको फॉल करना है, यदि हम उसको बेहतर से जानते हैं तो हम एक बहुत छोटे तरीके से अपनी लिटिगेशन को ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। केस का नाम है बाबूराम प्रकाश चंद्रा वर्सेस अंतरिम जिला परिषद मुजफ्फरनगर। ये केस 2 अगस्त 1968 का है। फ्रेंड्स, इस केस में जो इशू इन्वॉल्व था वो इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं था, कोई प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड था, जिसके अंदर अथॉरिटी ने एसएससी के ऊपर टैक्स लगाया और एसएससी उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटीशन में गया। जब एसएससी रिट में गया तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, आप उसको अडॉप्ट करें, और ऑर्डर पास कर दिया गया कि आपकी रिट मेंटेनेबल नहीं है। एसएससी ने डिवीज़न बेंच के पास हाई कोर्ट के अंदर दोबारा अपील करी और डिवीज़न बेंच ने भी एसएससी के अगेंस्ट में फैसला दिया और ये कहा कि बिकॉज द एसएससी हैज़ ए अल्टरनेटिव रेमेडी दैट इज़ वाई द रिट इज़ नॉट मेंटेनेबल इन द केस। मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। एसएससी भी मानने वाला नहीं था और एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन उसकी खारिज हुई थी उसके अगेंस्ट जो है याचिका दाखिल करी और ये कहा कि ये मेरी रिट पे सुनवाई की जानी चाहिए थी, जो कि हाई कोर्ट ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात रिट पिटीशन को लेके कही। उन्होंने कहा कि एज ए पॉलिसी मैटर, एज ए डिस्क्रिशन या एज ए कन्वीनियंस, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है वहाँ पे एज ए जनरल रूल रिट मेंटेन नहीं होगी, लेकिन ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। यदि सर्कमस्टांसेस ऐसा शो करते हैं कि जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है या कोई और ऑर्डर है वो ऐसे प्रोविजंस को लेकर है जिन प्रोविजंस को ही एसएससी ने चैलेंज किया है, या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ है, तो उन केसेस में हाई कोर्ट को एसएससी की रिट पिटीशन को सुनना चाहिए। ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये जो बात है कि एज ए रूल ऑफ पॉलिसी, डिस्क्रिशन और कन्वीनियंस that it is not maintainable where the alternative and effectuous remedy is there, but this is not a rule of law. अल्टरनेटिव रेमेडी तो एसएससी के लिए होता है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि यदि एसएससी अपने नॉर्मल प्रोसीजर से जाएगा तो उसको पहले सीआईटी अपील जाना है, फिर आईटीएटी जाना है, फिर हाई कोर्ट जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, और इतनी लड़ाई के बाद भी कई बार मैटर रिवर्ट बैक हो जाता है। तो जहाँ पे उन प्रोविजंस को चैलेंज किया गया है जिनके तहत एसएससी की असेसमेंट की गई है, जहाँ पे उनके अल्ट्रा वायरस होने को के बारे में बात एसएससी कर रहा है, तो उन केसेस में रिट जो है वो एसएससी की सुनी जानी चाहिए और
जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का या जो भी असेसमेंट करने का प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो उस केसेस में जो है वो हाई कोर्ट को रिट सुनने का पूरा अधिकार है और उस केसेस में रिट जो है वो मेंटेन की जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है। फ्रेंड्स, रिट मेंटेन होगी या नहीं होगी ये हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है, लेकिन जहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर बिना जुरिस्डिक्शन के पास किया गया है उन केसेस में बहुत ये संभावना बढ़ जाती है कि हमारी कोर्ट जो है वो रिट के बारे में सुन ले, और जहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर्स बिना शो कॉज नोटिस दिए, बिना असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए, बिना क्रॉस एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिए, बिना उसको सीज्ड मटेरियल प्रोवाइड किए, बिना पास किए जाते हैं, या स्टेटमेंट्स नहीं प्रोवाइड की जाती असेसी की जब स्टेटमेंट ली जाती है सर्च केसेस में, तो उन केसेस में रिट जो है वो मेंटेनेबल हो सकती है यदि असेसी अपना केस अच्छे से बनाए, उनको प्रेजेंट करे, तो उस केसेस में कोर्ट्स में हमारी सुनवाई हो सकती है। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर दोबारा इस केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है बाबूराम प्रकाश चंद्रा वर्सेस अंतरिम जिला परिषद मुजफ्फर, और ये केस जो है वो स्ट्रिक्टली इनकम टैक्स का नहीं था, ये कोई प्रॉपर्टी टैक्स का मैटर था, लेकिन इस केस में भी ये निकल के आया कि यदि नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है और प्रोविजंस को ही चैलेंज किया गया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया है, तो उस केस में असेसी की जो है वो रिट एडमिट की जा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।